मित्रों नमस्कार। वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का टॉपिक हमारा है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग जानते हैं। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान की उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यानी जब पूरा संविधान का निर्माण हो गया तो अन्य नेताओं के गुजारिश पर, आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना लिखा। और वो प्रस्तावना इतना अच्छा वे लिखे कि उसको संविधान की मूल ढांचा माना गया। आइए हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रस्तावना क्या है। तो देखिए जी, लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946, यानी 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तावना वे लिखे थे। लेकिन उसी प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया। लिखा है कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित उद्देशिका निम्नलिखित है। यानी 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ये उद्देशिका जो यहाँ लिखे हैं वो हमारा उद्देशिका क्या है? संशोधित रूप में है। कि कब की संशोधन है जी? तो 42वें संविधान 1976 द्वारा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रियल में प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, इसको ढंग से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और प्रत्येक शब्द का मतलब भी पूछ लिया जाता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, पहले पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है हमारा प्रस्तावना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे राइज होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि हम भारत के लोग, और डॉट 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 कर देगा, जैसे कि यहाँ हम लिखे हुए हैं, देख लीजिए। हम भारत के लोग डॉट 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 करके लिखा हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट लिख दिया। आत्मार्पित करते हैं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि ये क्या है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना, तो उस पर हम लोग आंसर मार देंगे। समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं, इसमें कुछ वर्ड जो आए हैं उसको हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। एक शब्द होती है, यहाँ देखिए प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए हैं।
तो पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जैसे ये राइज होता है तो हम लोग ऊपर से फिर देखेंगे। ठीक है, तो लिखा गया है संप्रभुता। ये संप्रभुता क्या है? तो देखिए, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम किसी पर आश्रित नहीं हैं और हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। ठीक है, यानी सारी शक्ति मेरे पास है। संप्रभुता का मतलब यही होता है। समाजवादी, तो समाजवादी का क्या मतलब? यानी उत्पादन तथा वितरण का राष्ट्रीयकरण होना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में देखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, तो उसी से ये शब्द जुड़ा हुआ है। यानी उत्पादन तथा वितरण का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। यानी पूंजीपति वर्ग के पास पैसा इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, यानी यह समझिए तो समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था है यानी कि कल्याणकारी है। समाजवाद का मतलब क्या हुआ? कल्याणकारी। ठीक है, सबके लिए समान अवसर प्रदान कर देता है ये। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब? एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन बना देगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसका अपना कोई धर्म ना हो, यानी प्रत्येक धर्म को मानने वाला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक का क्या मतलब हो गया? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित होती है। उसके बाद शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब है? तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि यानी राजा बनने का अधिकार, किसी खास राजा बनने का अधिकार प्रत्येक योग्य व्यक्ति को होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने, भले वह मूर्ख ही क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है। तो गणतंत्र में यही सुविधा है कि कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी योग्य व्यक्ति राजा बन सकता है। यानी राजा का हमेशा बदलाव होता रहे। जैसे कि अभी हमारे राजा कौन कहलाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा शब्द यहाँ शब्द है न्याय। तो न्याय में 3 तरह का न्याय दिया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम किसी से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्थिक न्याय, इसके अंतर्गत कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी जो गरीब हो, तो उसके गरीबी के चलते हम लोग उससे भेदभाव नहीं कर सकते। राजनीतिक न्याय, यानी कोई भी राजनीति के मामले में किसी भी व्यक्ति से फिर से इस बात को हम बोल दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यानी किसी व्यक्ति के वैधानिक गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगा हो तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं।
वैधानिक गतिविधि का क्या मतलब, यानी कि कोई भी आप गतिविधि कर रहे हैं वो कानून के नजर में गलत नहीं हो, ठीक है, तो उसी को वैधानिक गतिविधि हम कहेंगे। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि रोड पर चल रहे हैं और खूब लाठी भांज रहे हैं, खूब लाठी ऐसे ऐसे खूब भांज कर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, तो इसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, ये तो बदमाशी कही जाएगी ना, क्योंकि रोड पर लाठी भांजते हुए चलना कोई वैधानिक काम नहीं है, कानूनी काम नहीं है। या एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं जिसको आप लोग खूब देखते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं एकदम रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो एकदम जिग जैग ऐसे खूब ऐसे ऐसे चला रहे हैं, तो ये भी तो कोई वैधानिक काम नहीं हुआ। अगर वही व्यक्ति करेंगे हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करेंगे, तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो कौन सी स्वतंत्रता दी गई है आपको? वैधानिक स्वतंत्रता। आप बाइक चला रहे हैं तो सीधे चला कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यही है वैधानिक स्वतंत्रता। तो आपकी वैधानिक स्वतंत्रता पर, वैधानिक काम पर अगर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, कोई रोक टोक नहीं लग रहा है, तो उसी को हम लोग स्वतंत्रता कहेंगे। समता, समता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रत्येक लोगों का वैल्यू समान होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समता कहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नियोजन का क्षेत्र में हो। बंधुत्व, तो बंधुत्व का क्या मतलब? तो इसके अंतर्गत हम लोग भाईचारा का बढ़ावा देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और भाईचारे को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं राष्ट्र को मजबूत करने में सहयोग करता है। तो ये कुछ वैधानिक बातें थी जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। और एक बात आपको बता दें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें से, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमेशा पूछा जाता है और गणतंत्र का मतलब हमेशा पूछा जाता है। यदि अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या अब जवाब आपको देना है, किसका मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप बताएं और गणतंत्र का आप मतलब बताएं, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, ठीक से याद कर रहे हैं, तो इसको मतलब आप लोग बताएं। एक और आपको बात कहेंगे कि बाबू जो भी बातें बोर्ड पर लिखी हुई है, इससे मतलब क्या है कि आप एक नोट्स तैयार करें ताकि भविष्य में आप कभी भी पढ़ सके, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो, हालांकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं तो आप कई बार हमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नोट्स बना लेंगे तो आप जल्दी से ब्रीफली में भी देख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर वीडियो चलाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपके हाथ में ही हूं, आपके एक क्लिक में मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ऐसा है। चलिए ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग समझ गए। आप लोगों को इसका जवाब बिल्कुल ही देना है, मैं इंतजार करूंगा कि कौन कौन जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अन्य क्वेश्चन पर। तो अन्य क्वेश्चन पर देखिए लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को लागू किया गया? तो अमेरिका के संविधान में, ठीक है। ये भी जान लीजिएगा कि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि संविधान को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। और आप लोग तो देख रहे हैं कि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है? प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोग ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हम भारत के लोग ... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या है? तो प्रस्तावना है। क्या है?
प्रस्तावना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि बहुत बार विवाद ये हुआ कि प्रस्तावना को मूल संविधान का ढांचा माना जाए या नहीं माना जाए, इसमें कई विवाद हुए। तो जो उसका कंक्लूजन आया, जो उसका आउटपुट आया, वो ये है कि केशवानंद भारतीवाद में ही उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यानी किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है? तो केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, अगला पॉइंट कि संसद मूल ढांचा में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार हो। यानी कोई भी संशोधन होता है तो इस बात का बिल्कुल ही ख्याल रखा जाता है कि उसके जिस भावना से उस मैटर को शामिल किया गया है वो भावना आहत न हो, वो भावना कमजोर न हो। ठीक है, यानी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और संशोधन जो होता है संविधान में वो अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी इसको। ठीक है, कि संशोधन संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन होता है। उसके बाद अन्य शब्द है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बनाया रहेगा 42वां संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1978, ऐसा बनाया रहेगा ऑप्शन। तो हमारा आपका जवाब क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यही 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसको बिल्कुल ही याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और कुल मिलाकर हम लोग आज जो पढ़े संविधान की प्रस्तावना पढ़े हैं और इसको आप लोग ढंग से याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जितनी बातों को मैंने उल्लेख किया है इसमें, और जहां जहां आपको इम्पोर्टेंट इंगित किए हैं उस पर तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। और फिर आपसे अंत में एक बात मैं कहूं कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप बिल्कुल सहयोग करें। कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो आप वीडियो देखें, किसी और को दिखाने के लिए शेयर करें, खुद तो सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा जो है ना, बेल आइकन, उसको जरूर दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखें, अगर बुरा लग रहा है तो वो भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपसे मैं जो प्रश्न पूछूं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिए। जैसे कि आज का सवाल आप लोगों को याद होगा, क्या क्या आपसे प्रश्न किया गया है? तो प्रथम प्रश्न यही था कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब बताएं और गणतंत्र शब्द का मतलब बताएं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।